जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय की अनुच्छेद 146 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 76वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संविधान और पूर्व कानून की व्याख्या 77वीं वीडियो बनाकर इसके 147वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये स्रोत संविधान की व्याख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम को स्पष्ट करता है। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 146 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 76वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत संविधान की व्याख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम को स्पष्ट करता है, जिसमें बताया गया है कि व्याख्या के सारवान विधि प्रश्नों में न केवल वर्तमान संविधान के प्रश्न शामिल हैं, बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935, उसके संशोधनों सहित और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से जुड़े प्रश्न भी सम्मिलित हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व कानून, प्रायर लॉ और परिषद आदेशों, काउंसिल ऑर्डर्स की कानूनी व्याख्या को भी संविधान की व्याख्या के संदर्भ में समान महत्व दिया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक कानूनी आधार, हिस्टोरिकल लीगल फाउंडेशन की समझ वर्तमान संवैधानिक व्याख्या का एक अभिन्न अंग बनी रहे। इस प्रकार यह खंड विस्तृत कानूनी संदर्भ, ब्रॉड लीगल कॉन्टेक्स्ट को समाहित करता है, जो संवैधानिक व्याख्या के लिए आवश्यक है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 147 व्याख्या। इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम का संशोधन या अनुपूरण करने वाला कोई अधिनियम भी है, या किसी परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए आदेश, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न के निर्देश भी हैं। नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं, एक ऐसे कोने में जो अक्सर शायद नजरों में नहीं आता, लेकिन जिसकी अहमियत कम नहीं है। एक छोटा सा अनुच्छेद पर ये पूरी कानूनी व्याख्या की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 की व्याख्या। इसका टाइटल है इंटरप्रिटेशन। हाँ, और आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका आधार सीधा संविधान का वही टेक्स्ट है। तो हमारा मिशन क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये अनुच्छेद 147, जो बस कुछ पंक्तियों का है, संविधान को समझने के तरीके पर, खासकर जब कानून के कुछ बेहद आप कह सकती हैं बुनियादी या उलझे हुए सवाल सामने आते हैं, तब इतना गहरा असर कैसे डालता है, ये है ही क्यों? और जो बात इसे और भी पेचीदा बनाती है वो ये है कि ये अनुच्छेद आज के संविधान की व्याख्या को सीधे तौर पर आजादी से पहले के कुछ बड़े कानूनों से जोड़ता है। हाँ? जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वही तो। ऐसा क्यों? मतलब क्यों हमें आज के संविधान को समझने के लिए उन पुराने कानूनों की तरफ देखना पड़ता है? ये कनेक्शन क्या मायने रखता है? चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि अनुच्छेद असल में कहता क्या है। हाँ, लेकिन देखिए, इसके कानूनी शब्दों में सीधे कूदने से पहले इसका सार समझ लेते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो अनुच्छेद 147 एक तरह का दिशा निर्देश है। ये कहता है कि जब भी संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी कानूनी सवाल उठे, जिसे हम विधि का सारवान प्रश्न कहेंगे, तो हमें न सिर्फ मौजूदा संविधान को देखना है, बल्कि ये भी देखना है कि वैसे ही बड़े सवाल वो भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे पुराने कानूनों के तहत कैसे समझे गए थे या कैसे व्याख्यायित किए गए थे। अच्छा, तो ये एक तरह से ये कह रहा है कि भाई अपनी जड़ों को मत भूलो, है ना, खासकर जब बड़े सवालों की बात हो। ठीक है, तो अब वो औपचारिक भाषा देखते हैं। अनुच्छेद 147 कहता है, इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में
इस संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम का संशोधन या अनुपूरण करने वाला कोई अधिनियम भी है, या किसी परिषद आदेश या उसके अधीन बनाए गए आदेश, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न के निर्देश भी हैं। हाँ, देखा आपने, भाषा थोड़ी सघन है। हाँ, कानूनी दस्तावेजों की अपनी एक शैली होती है वो। बिल्कुल, थोड़ी भारी भरकम है। इसमें दो चीजें मेरा ध्यान तुरंत खींच रही हैं। पहला, ये विधि के सारवान प्रश्न, ये क्या बला है असल में? क्या ये किसी भी कानूनी सवाल की बात हो रही है? और दूसरा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये पुराने कानून 1935 का एक्ट, 1947 का एक्ट, इनका जिक्र क्यों? क्या हम आज भी उन कानूनों से बंधे हुए हैं? ये दोनों ही बहुत वाजिब सवाल है। चलिए पहले विधि के सारवान प्रश्न यानी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को समझते हैं। देखिए, ये हर छोटा मोटा कानूनी नुक्ता नहीं है। सारवान का मतलब ही है महत्वपूर्ण, बुनियादी, जिसका असर व्यापक हो। इसे ऐसे समझें, यह सवाल किसी एक व्यक्ति के केस तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका जवाब कानून की समझ पर, संविधान के किसी प्रावधान के अर्थ पर या नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। अच्छा, मतलब ये पार्किंग टिकट का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि क्या पार्किंग का नियम बनाने वाला कानून ही संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, कुछ इस तरह का। बेहतरीन उपमा, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, ये वो सवाल हैं जो कानून के सिद्धांत, उसके नींव से जुड़े होते हैं। ये जटिल हो सकते हैं या शायद पहली बार अदालत के सामने आए हों, या जिन पर अलग अलग अदालतों की राय अलग अलग रही हो। संक्षेप में कहें तो ये वो बड़े कानूनी सवाल हैं जिनके जवाब पूरे कानूनी ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। समझ गई। तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। अनुच्छेद 147 हर मामले में लागू नहीं होता, सिर्फ इन बड़े सवालों के लिए है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये पुराने कानून क्यों? 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसके तहत बने परिषद आदेश, ऑर्डर्स इन काउंसिल, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इनका क्या काम यहाँ? और हाँ, ये परिषद आदेश क्या थे? हाँ, पहले परिषद आदेश को स्पष्ट कर देता हूँ। ये उस समय ब्रिटिश क्राउन यानी सम्राट या साम्राज्ञी और उनकी प्रिवी काउंसिल द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश थे, जो भारत के शासन से जुड़े मामलों में कानून की तरह ही प्रभावी होते थे। ये 1935 के अधिनियम के तहत शासन चलाने के महत्वपूर्ण उपकरण थे। अब वापस आते हैं मुख्य सवाल पर कि इन सभी पुराने कानूनों और आदेशों का जिक्र आखिर है क्यों? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये हमें इतिहास में बांधने की कोशिश है? क्या हम आजाद भारत के संविधान को समझने के लिए भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर निर्भर है? सुनने में थोड़ा अटपटा सा है। निर्भर या बंधे होना शायद सही शब्द नहीं है। इसे एक पुल की तरह देखना ज्यादा बेहतर होगा, जैसा मैंने शायद शुरू में कहा था। अनुच्छेद 147 एक ऐतिहासिक निरंतरता, एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी बनाने का काम करता है। सोचिए, भारत का संविधान शून्य में तो नहीं बना था ना, ये रातों रात आसमान से नहीं टपका। सही बात है। इसके पीछे सालों का संघर्ष था, बहसें थीं और पिछले कानूनों का अनुभव भी था। बिल्कुल। और 1935 का भारत शासन अधिनियम, चाहे वो ब्रिटिश संसद ने बनाया था, वो उस समय भारत के लिए एक विस्तृत संवैधानिक ढांचे जैसा था। हमारे अपने संविधान के कई प्रावधानों की जड़ें या कम से कम उनके विकास की कहानी 1935 के अधिनियम में मिलती हैं। इसी तरह 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वो कानून था जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन और सत्ता स्थानांतरण को कानूनी जामा पहनाया। ये दोनों कानून हमारी संवैधानिक विकास यात्रा के अहम पड़ाव हैं। तो अनुच्छेद 147 ये कह रहा है कि जब आज के संविधान के तहत कोई वैसा ही बड़ा सवाल उठे जैसा इन पुराने कानूनों के तहत उठता था या उठ सकता था, तो हमें उन पुरानी व्याख्याओं को देखना चाहिए, यही ना? हाँ, देखना चाहिए, लेकिन देखने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके उन्हें मान लिया जाए। इसका मतलब है कि उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। ये सुनिश्चित करना है कि हम उस विकास यात्रा को समझें। कई बार किसी शब्द या प्रावधान का सही अर्थ समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो कहाँ से आया, किस संदर्भ में विकसित हुआ। अनुच्छेद 147 कहता है कि जब विधि का कोई सारवान प्रश्न उठे तो उस ऐतिहासिक संदर्भ को, उस कानूनी समझ को जो इन पुराने अधिनियमों के तहत विकसित हुई, उसे भी विचार में लिया जाए। ये व्याख्या को ज्यादा सूचित, मतलब इन्फॉर्म्ड और गहरा बनाता है। अच्छा, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये सिर्फ संविधान के शब्दों को पढ़ना नहीं है,
बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी ऐतिहासिक परतें भी देखनी है, कम से कम महत्वपूर्ण मामलों में। ये तो जजों और वकीलों के लिए एक तरह का टूलकिट हो गया कि देखो भाई, इस मुद्दे पर पहले भी सोचा गया है, भले ही अलग कानूनी ढांचे में सही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, ये कानूनी व्याख्या में गहराई और स्थिरता लाने का एक तरीका है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि कानून एक सतत बहने वाली नदी की तरह है, जिसमें पिछला पानी अगले पानी को प्रभावित करता है। बिल्कुल। ये उस कानूनी जमीन को मान्यता देता है जिससे हमारा संविधान अंकुरित हुआ। हाँ, अंकुरित हुआ। ये एक तरह से ज्ञान के हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसफर को सुनिश्चित करता है, ताकि हम पहिए को बार बार इजाद ना करें या करने से बचें। लेकिन क्या इससे एक खतरा नहीं है? क्या हम पुरानी, शायद आज के समय में अप्रासंगिक हो चुकी सोच को अनजाने में ढोते रहने का जोखिम नहीं उठाते, खासकर जब हम 1935 के एक औपनिवेशिक कानून का संदर्भ ले रहे हों? ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए अनुच्छेद 147 सिर्फ संदर्भ लेने की बात करता है, उन पुरानी व्याख्याओं से बंधे रहने की नहीं। अंतिम निर्णय तो वर्तमान संविधान के प्रावधानों, उसकी भावना और आज के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ के आधार पर ही होगा। लेकिन वो पुरानी समझ एक महत्वपूर्ण इनपुट हो सकती है, एक जानकारी का स्रोत। ये इतिहास से सीखना है, इतिहास में कैद होना नहीं। ये व्याख्या करने वाले न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उस ऐतिहासिक संदर्भ का कितना और कैसे उपयोग करते हैं। तो ये संतुलन बनाने की बात है, अतीत को समझो पर वर्तमान में जियो। ये अनुच्छेद बस ये सुनिश्चित करता है कि अतीत की समझ को पूरी तरह खारिज न कर दिया जाए। सटीक कहा, बिल्कुल। ये कानूनी परंपरा के सम्मान और व्याख्या में परिपक्वता लाने का प्रयास है। ये याद दिलाता है कि हमारा संवैधानिक कानून एक विकास का परिणाम है, और उस विकास को समझना वर्तमान को समझने में मदद कर सकता है। कि ये अनुच्छेद 147 व्यवहार में कितना इस्तेमाल होता है, मतलब प्रैक्टिकली क्या ये अदालतों में रोजमर्रा की बहस का हिस्सा है, या ये सिर्फ एकेडमिक महत्व की चीज बनकर रह गया है? देखिए, रोजमर्रा के हर केस में शायद सामने ना आए, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये सिर्फ विधि के सारवान प्रश्नों तक सीमित है। लेकिन जब भी संविधान के बुनियादी ढांचे या केंद्र राज्य संबंधों या मौलिक अधिकारों की व्याख्या जैसे बड़े और जटिल मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने आते हैं, तो इस सिद्धांत का महत्व बढ़ जाता है। वकील और जज अक्सर उन ऐतिहासिक बहसों और पुराने कानूनों की व्याख्याओं का हवाला देते हैं जिनसे वर्तमान प्रावधान विकसित हुए हैं। तो हाँ, ये सिर्फ अकेडमिक नहीं है, इसका व्यवहारिक महत्व भी है, खासकर महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें हम? अगर हमें किसी को बहुत संक्षेप में बताना हो कि अनुच्छेद 147 क्यों मायने रखता है? संक्षेप में, अनुच्छेद 147 भारतीय संविधान का एक अनूठा व्याख्यात्मक नियम है। ये कहता है कि संविधान के गूढ़ और महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को, यानी विधि के सारवान प्रश्नों को समझते समय हमें आज़ादी से पहले के दो प्रमुख कानून, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और उनके तहत विकसित हुई कानूनी समझ को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि हमारी कानूनी समझ अपनी जड़ों से कटी हुई न हो। ये दिखाता है कि भारत का संविधान एक ऐतिहासिक निरंतरता में खड़ा है, वो अचानक प्रकट नहीं हुआ, और ये व्याख्या में गहराई और स्थिरता लाने में मदद करता है। बिल्कुल, ये भारत में कानूनी व्याख्या की जो बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड प्रकृति है, उसको उजागर करता है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ लिखा हुआ पाठ नहीं है, बल्कि उसका एक इतिहास है, एक संदर्भ है और एक विकास यात्रा होती है। ये वाकई संविधान की सोच की गहराई दिखाता है। ये महज नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो अपने अतीत से संवाद करता है। सेगा, और यही से एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 147 कैसे संविधान की व्याख्या को पिछले बुनियादी कानूनों से जोड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत कि पिछले फाउंडेशनल कानूनों का संदर्भ लिया जाए, क्या आज नए कानूनों या संशोधनों की व्याख्या पर भी लागू होना चाहिए या हो सकता है? ओहो, दिलचस्प मोड़। मतलब जैसे अनुच्छेद 147 हमें 1935 और 1947 के कानूनों की ओर देखने को कहता है, क्या वैसे ही आज जब कोई नया बड़ा कानून बनता है या संविधान में संशोधन होता है, तो उसकी व्याख्या करते समय हमें उससे ठीक पहले के कानूनों या उस विषय पर हुई पुरानी बहसों को भी इसी तरह महत्व देना चाहिए? हाँ, यही सवाल है। क्या ये ऐतिहासिक संदर्भ का सिद्धांत सिर्फ संविधान के लिए ही है, या ये एक सामान्य कानूनी व्याख्या का अच्छा सिद्धांत माना जा सकता है? क्या किसी नए कानून की मंशा समझने के लिए उसके बनने की प्रक्रिया
संसदीय बहसें या उससे पहले मौजूद कानूनी स्थिति को देखना जरूरी है। और अगर हाँ, तो इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? क्या ये व्याख्या को ज्यादा सटीक और मंशा के करीब ले जाता है? या फिर जैसा आपने पहले पूछा था, क्या ये हमें अतीत से बांध सकता है, नई परिस्थितियों में नए कानून की स्वतंत्र व्याख्या करने से रोक सकता है? क्या ऐतिहासिक संदर्भ को इस तरह स्वीकार करना आधुनिक कानूनी व्याख्या को मजबूत करता है, उसे ज्यादा आधार देता है, या फिर उसे अनावश्यक रूप से जटिल बना देता है, खासकर तब जब समाज इतनी तेजी से बदल रहा हो? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हर कानून की अपनी जड़ें होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है, या हर नया कानून एक नई शुरुआत होता है? अनुच्छेद 147 हमें संविधान के लिए एक जवाब तो देता है, लेकिन ये सिद्धांत कितना सार्वभौमिक है, इस पर वाकई मंथन किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी मंथन के लिए इस प्रश्न को श्रोताओं के पास छोड़ते हुए हम आज की ये चर्चा समाप्त कर सकते हैं। जरूर। तो ये थी हमारी आज की खोज, अनुच्छेद 147 पर संविधान का एक छोटा सा हिस्सा, जो हमें कानूनी व्याख्या की गहराई और उसके ऐतिहासिक आयामों की याद दिलाता है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।